हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटर पर। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसके यूनिट 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटर पर और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब हम देखते हैं जो यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है और उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है यूनिट 1 का फार्माकोलॉजी फर्स्ट बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर, डिफाइन द हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है हमारे एकेटीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो भी एग्जाम पैटर्न के अनुसार जो 7 नंबर में आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो है डिफाइन द हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, ये 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है एकेटीयू में। और अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ये लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स मतलब उसका हिस्ट्री क्या होगी फार्माकोलॉजी की, उसको डिफाइन करना है। तो एक कहानी के तौर पर समझाते हैं कि जैसे जो प्रिमिटिव या फिर एंशियंट पर्सन थे, लोग थे, तो कैसे ड्रग के बारे में जान पाए कि कैसे कौन सी औषधि जो होती है, कैसे हम किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे वो लोग जाते थे, कुछ घाव वगैरह हो गया किसी पर्सन को और कहीं गए, तो प्लांट वगैरह उनको अगर जैसे रगड़न टाइप का लग गया, फिर बाद में वो ऑब्जर्व किए कि हाँ, इस प्लांट का जो लीफ वगैरह या फिर कोई पार्ट है प्लांट का, तो उससे हमारी ये जो घाव वगैरह है वो सही हो गया है, फंगस जो थी वो सही हो गई है। तो उसी के द्वारा वो ऑब्जर्व करते थे कि हाँ, इसमें कोई मेडिसिनल जो है इसकी वैल्यू है प्लांट की। तो उसी रेमेडीज़ को एक्सट्रैक्ट करते थे, फिर बाद में उसकी दवाइयाँ बनाते थे। तो ऐसे ही लोग धीरे धीरे समझ पाए कि हाँ, इस प्लांट से ये कौन सी डिसीज़ को ट्रीट किया जा सकता है, तो वो लोग समझ पाए। तो वही लिखा है, देखते हैं। द नॉलेज ऑफ ड्रग एंड देयर यूजेस फॉर डिसीजेज आर ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। प्रिमिटिव मैन या फिर एंशियंट जो थे पर्सन गेदर द नॉलेज ऑफ हीलिंग एंड मेडिसिन्स बाय ऑब्जर्विंग। तो वो लोग जो थे ऑब्जर्व किए नेचर से, नोटिसिंग द एनिमल्स विल्स इल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर कंज्यूमिंग प्लांट एंड हर्ब एज रेमेडीज। तो उन लोगों को पता चला कि जो प्लांट्स या फिर हर्ब्स हैं उनको हम रेमेडीज़ या फिर ड्रग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, हम किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो द डिस्कवर्ड दैट एक्सट्रैक्ट हैड मेडिसिनल इफेक्ट ऑन बॉडी टिश्यू। फिर बाद में वो समझ पाए कि जो इसका एक्सट्रैक्ट आउट होता है उसको हम एज ए मेडिसिनल इफेक्ट की तरह बॉडी पर भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या था? For thousands of years, most drugs were crude natural product of unknown composition and limited efficacy। पहले जो पुराने ज़माने में थे, मतलब thousands of years मस्ट ड्रग, तो पहले कोई कंपोजिशन वगैरह नहीं था, क्योंकि नेचुरल क्रूड ड्रग होती थी, तो उन्हीं का यूज़ किया जाता था। सम एशियंट ऑन एरा देख लेते हैं, कौन कौन सी एरा थी, मतलब जो एशियंट एरा में कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनका मोस्टली योगदान है फार्माकोलॉजी में। तो हिपोक्रेट्स थे और अब ये पैरासेल्सस थे। और मॉडर्न एरा में कौन कौन थे? तो ओस्टवाल्ड स्किमिडबर्ग, जो कि फार्माकोलॉजी के फादर भी माने जाते हैं। पॉल एनरिच थे, रामनाथ चोपड़ा साहब थे और जोहन जेकब एबेल थे। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंशियंट एरा के जो साइंटिस्ट थे। तो साइंटिस्ट इन एन एशियंट एरा, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स का जो जीवन काल था क्या था? 460 या फिर 460 टू 375 BC। एंड हिपोक्रेट्स वाज ए ग्रीक फिजिशियन दैट आल्सो नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज डिसीज एज एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी। और उन्होंने क्या किया था कि वो रिकॉग्नाइज किए थे कि जो फर्स्ट पर्सन होता है रिकॉग्नाइज डिसीज एज एबनॉर्मल रिएक्शन बॉडी पर देती है। ही इंट्रोड्यूस यूज ऑफ मेटेलिक साल्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। और उन्होंने मेटेलिक सॉल्ट मतलब जैसे आयरन वगैरह हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मेटेलिक सॉल्ट होते हैं उनका यूज के बारे में भी बताया था कि ये कोई भी डिसीज़ को ट्रीट कर सकता है, एक स्पेसिफिक डिसीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं एशियंट एरा के कौन से साइंटिस्ट थे? पैरासेल्सस। तो पैरासेल्सस के बारे में देखते हैं। पैरासेल्सस रिफॉर्म्ड मेडिकल एजुकेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग केमिकल एजेंट सच एज इनऑर्गेनिक साल्ट, मेटल एंड मिनरल्स, आल्सो नोन एज ग्रैंड फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। और इन्हें हम ग्रैंड फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी बोलते हैं, तो ये याद रखना आप। ही इंट्रोड्यूस
द यूज ऑफ केमिकल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। अब देख लेते हैं मॉडर्न इरा। मॉडर्न इरा में सबसे पहले थे ओस्टवाल्ड स्किमिडबर्ग, जो कि 1838 से 1921 तक रहे। द ओस्वाल्ड स्किमिडबर्ग नॉन एज फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो जो ओस्वाल्ड स्किमिडबर्ग थे उन्हें हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी कहते हैं। ही इस्टेब्लिश्ड फार्माकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। एस्टिमेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन ब्लड। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि जो ब्लड होता है उससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म को। नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न इरा के जो साइंटिस्ट थे जोहन जैकब एवेल। तो जोहन जैकब एवेल ने क्या क्या योगदान दिया, जो कि 1857 से 1938 तक रहे। द जोहन जैकब एवेल मेड सेवरल के कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उन्होंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में होती है उसके बारे में डिस्कवरी की। आइसोलेशन ऑफ एड्रेनालिन इन द फॉर्म ऑफ ए केमिकल डेरिवेटिव एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इंसुलिन। और उन्होंने एड्रेनालिन का भी आइसोलेशन किया और उन्होंने बताया कि जो क्रिस्टलाइज इंसुलिन होता है ना उसका डेरिवेटिव भी फॉर्म किया। नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न इरा के जो साइंटिस्ट थे पॉल इनरिच 1854 से 1915 तक रहे। उनका क्या योगदान है। पॉल इनरिच was German physician and he was a Nobel Prize winner. He was also known as father of chemotherapy. तो ये फादर ऑफ कीमोथेरेपी माने जाते हैं। पॉल इनरिच फाइंड अ क्योर फॉर सिफिलिस इन 1909 यूज्ड आर्सेनिकल फॉर सिफिलिस। तो उन्होंने बताया कि जो आर्सेनिक होता है ना उससे हम सिफिलिस डिसीज़ को जो होता है उससे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न के साइंटिस्ट अपने इंडियन थे रामनाथ चोपड़ा साहब, जो कि 1882 से 1973 तक रहे। ही वॉज एन इंडियन मेडिकल सर्विस ऑफिसर नोन एज IMS। ही वॉज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। और उन्हें हम इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी हिस्ट्री जो है कंप्लीट होती है। अब देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में सबसे पहले स्टडी अबाउट ड्रग एंड देयर एक्शन। तो स्कोप क्या होगा कि हम जो भी ड्रग का यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में उसका एक्शन क्या होगा, है ना, कौन से साइड इफ़ेक्ट देगी, उसके जो भी थेरापेटिक इफ़ेक्ट हैं और उसका डोज कितना होगा, किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पर कितना डोज होगा, फीमेल और मेल में कितना डोज होगा, ये सब की स्टडी की जाती है। तो वही स्कोप हो गया फार्माकोलॉजी में। क्योंकि फार्माकोलॉजी में क्या किया जाता है, ड्रग का एक्शन देखा जाता है हमारी बॉडी पर और बॉडी का रिएक्शन देखा जाता है ये हमारी ड्रग के लिए। तो स्टडी अबाउट डिसीज और डिसऑर्डर विच इज कम्स अंडर पैथोफिजियोलॉजी। द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इज क्वाइट वाइड एज इट इज वेल कनेक्टेड टू अदर डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस। सम स्कोप्स ऑफ फार्माकोलॉजी टू स्टडी। देखते हैं स्कोप्स। तो हम किन किन चीज़ों में यूज कर सकते हैं फार्माकोलॉजी को। कीमोथेरेपी में कर सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, तो जिससे कोई भी ड्रग है उसकी टॉक्सिक इफेक्ट को जान सकते हैं। थेरेपेटिक इफेक्ट कितना डोज होता है, थेरेपेटिक डोज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ के बारे में यूज़ कर सकते हैं कि जो ड्रग होती है उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, कि कितने टाइम में वो अपना आधा जो है एक्शन दिखा देगी। जीन बेस्ड थेरेपी के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्माकोलॉजी के। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले जो कीमोथेरेपी है वो क्या है। कीमोथेरेपी को हम कैसे फार्माकोलॉजी के द्वारा हेल्प दे सकते हैं। सिस्टमिक इन्फेक्शन या फिर मेलिग्नेंसी आर ट्रीटेड यूजिंग पार्टिकुलर ड्रग हैविंग सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म सेल। तो इन्फेक्शन मतलब कोई भी जिससे इन्फेक्शन हो गया या फिर मेलिग्नेंसी या फिर कैंसर वाली जो सेल बन जाती है हमारी बॉडी में, तो कैंसर या फिर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग देते हैं उसको ही हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। सबसे पहले तो ये, तो हम फार्माकोलॉजी के द्वारा कैसे हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ द मैकेनिज्म अंडरटेकन इन कीमोथेरेपी। तो फार्माकोलॉजी क्या बताती है कि जो ड्रग होगी कितना डोज होना चाहिए इसका और कैसे एक्ट करेगी जाके बॉडी में, साइड इफ़ेक्ट क्या रहेंगे। तो कीमोथेरेपी में ये हेल्प करती है फार्माकोलॉजी। तो टॉक्सिक इफेक्ट को कैसे फार्माकोलॉजी के द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं। द साइंस डीलिंग विथ टॉक्सिक सब्सटेंसेस और पॉइजन इज़ नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। पॉइजन लीड टू हार्मफुल। तो जो ड्रग होती है उसको हम पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं कि जो ड्रग है
कैसा टॉक्सिक इफेक्ट देगी, है ना। तो फार्माकोलॉजी के द्वारा हम उसको की हेल्प से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। मैनी ड्रग्स इफ़ एडमिनिस्टर्ड इन हाई डोज मे बी कॉज पॉइजनियस इफेक्ट। तो देखो, अगर हम हाई डोज दिए तो पॉइजनियस इफेक्ट दे सकती है और वो फिर टॉक्सिसिटी दिखाएगी। तो इससे अच्छा है कि फार्माकोलॉजी में हम पहले से पढ़ लें कि ये कितने डोज पर टॉक्सिक रहेगी, कैसे क्या रहेगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर फार्माकोलॉजी का थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स इट इज़ द रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ए ड्रग। मतलब इसमें हम जो ड्रग होता है उसका डोज, स्पेसिफिक डोज हम मेजर करते हैं। कैसे करते हैं? रेशियो बिटवीन टॉक्सिक डोज, जो मतलब हाई डोज होता है, लीथल डोज, एंड थेरेप्यूटिक इफेक्टिव डोज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स को निकालने के लिए जो लीथल डोज या फिर टॉक्सिक डोज होता है, मतलब हाई डोज, और एक थेरापूटिक डोज इफेक्टिव डोज होता है जो स्पेसिफिक होता है कि इस डोज पर ड्रग अच्छा काम करेगी, उसे हम थेरापूटिक इफेक्टिव डोज कहते हैं। तो उसके रेशियो को ही हम थेरापूटिक इंडेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। तो ये बायोलॉजिकल हाफ लाइफ में फार्माकोलॉजी कैसे हेल्प करती है? हाफ लाइफ, जिसे हम टी हाफ बोलते हैं, ऑफ ए ड्रग इज डिफाइंड एज द टाइम इन हावर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन ब्लड, प्लाज्मा और सीरम टू 1/2 व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच। मतलब कोई भी ड्रग है वो अपना एक्शन हाफ टाइम में कितना दिखाती है। जैसे कोई भी ड्रग है, पैरासीटामोल है, उसका हाफ लाइफ है 5 घंटे, तो उसका फुल लाइफ जो होगा टोटल 10 घंटे का होगा। तो हम हाफ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 10 घंटे हम इंतज़ार नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हम हाफ लाइफ करते हैं कि इसका हाफ लाइफ कितना हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम डोज बनाते हैं। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर हमारा बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कंप्लीट होता है और यहाँ पर हिस्ट्री और स्कोप दोनों कंप्लीट कर लिए गए हैं स्टूडेंट्स। और मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।